हेलो दोस्तों, स्वागत है कमर्शियल एडवाइस में। और आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ अगस्त करंट अफेयर सीरीज़ पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 मैं आपके साथ रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसमें जो मेन बातें मैं डिस्कस करूँगा वो रिलेटेड है बिजनेस एंड इकॉनमी से, नेशनल इश्यूज से और कुछ गवर्नमेंट स्कीम से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन में स्टार्ट आज करने जा रहा हूँ वो है बिजनेस एंड इकॉनमी। तो बिजनेस इकॉनमी की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो HDFC बैंक से जुड़ी है। HDFC बैंक इंडिया का सबसे पॉपुलर एंड सक्सेसफुल प्राइवेट बैंक है। इस बैंक ने भी हाल में अपने नए CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO को रिक्रूट किया है, जिनका नाम है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंकर है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन पुरी। तो यह नाम एक बार फिर से याद रखिएगा। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो सन फार्मास्यूटिकल रिलेटेड है। सन फार्मास्यूटिकल ने अभी सबसे सस्ती फैविपिराविर की मेडिसिन का जेनरिक वर्जन लॉन्च किया है। इसकी कॉस्ट तकरीबन 35 रुपये पर टैबलेट है। एक अफोर्डेबल कॉस्ट है क्योंकि इस समय दवाइयों का दाम आसमान छू रहे हैं। और ये जो दवा है इसका नाम है एग्जैक्टली सन फार्मास्यूटिकल्स या सन फार्मा फ्लूगुआरो, नाम याद रखिएगा। और इसका जो मेन पर्पस है वो कोरोना को ठीक करता है, माइल्ड से मॉडरेट लेवल कोरोना को। तो आप ये दो न्यूज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल में ही एक कमेटी इस्टेब्लिश की है और इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम है श्री KV कामत जी। KV कामत वही हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा इसमें इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन या इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो इसमें सेक्रेटरीट का काम करेंगे। इस कमेटी का मेन पर्पस है जितने भी स्ट्रेस लोन हैं और जो कोरोना पीरियड में दिए गए हैं उससे जुड़े नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करना। और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले 30 दिन में जारी करेगी। तो देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप फिर से याद रखिए कि RBI ने कमेटी इस्टेब्लिश की है स्ट्रेस्ड लोन से जुड़ी, और इसके जो हेड है उनका नाम है KV कामत जी। और इसमें सेक्रेटरीट का रोल प्ले करेगा वो है इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। इसको प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा जा सकता है। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया का जो इकॉनमी है, जो कोर सेक्टर का है, वो श्रिंक कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो इकॉनमी श्रिंक की है जून के क्वार्टर में वो है 15% का श्रिंक। तो इकॉनमी इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग, ये एक अच्छा साइन नहीं है। और जो सेक्टर को सबसे लॉस हुआ है वो है स्टील सेक्टर, जिसने तकरीबन 33.8% का लॉस देखा है। और दूसरा जो बड़ा सेक्टर है वो कोल सेक्टर है। तो अगर देखा जाए एक दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर कोर सेक्टर के जिनको काफ़ी लॉस हुआ है। अप्रैल से लेकर जून 2021 में जो सेक्टर का आउटपुट है वो -24.6% रह गया है। अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें 2019-20 के क्वार्टर से, तो उस बार 3.4% था। तो काफ़ी बड़ा अंतर आया है। और इंडियन इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि घट रही है, सिकुड़ रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। फिलहाल इसको आप देखिए कि इंडियन इकॉनमी इज एक्चुअली राइट नाउ इन नेगेटिव जोन। ओके, फ्रेंड जोन नहीं, नेगेटिव जोन है, याद रखिएगा। अब आते हैं जो नेशनल इश्यूज़ को मैं कवर करूं, तो एक बड़ा इशू जो नेशनल इशू था अगर मैं बताऊं तो अयोध्या मंदिर से जुड़ा था, जिसकी फ़ोटो मैंने इसमें पेस्ट कर रखी है। इसको लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि अगस्त 5 को अयोध्या का जो मंदिर उसका शिलान्यास था, भूमि पूजन था, अच्छी चीज़ है, उसको आप देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको या न्यूज़ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकती है। तो जो पहली बड़ी न्यूज़ है वो वुमेन ऑफिसर से जुड़ी है। तो जो अब आर्मी में जो या नेवी में जो वुमेन ऑफिसर्स हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, अब वुमेन ऑफिसर्स को भी परमानेंटली कमीशन किया जाएगा। ये एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है और ये डिसीजन किसी और ने नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसका एक वर्डिक्ट आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग चल रहा था काफ़ी सालों से, और अब जो ये केस ये वुमेन के फेवर में गया तो अब वुमेन ऑफिसर भी परमानेंट कमीशन हो जाएंगी। सो हम कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी अब आर्मी में भी आ चुकी है या डिफेंस सेक्टर में आ चुकी है। फिलहाल इसको जजमेंट को देखते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना सैंक्शन लेटर जारी कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। और अब वुमेन आर्मी ऑफिसर्स भी जो भी जितनी भी किसी भी सर्विस में काम करिए अदर दैन कॉम्बैट, मतलब फाइटिंग वाले सेक्शन को छोड़ के, उनको परमानेंट कमीशन किया जाएगा। अगर मैं और बातें करूं तो फिलहाल अभी तक सिर्फ मेल ऑफिसर्स ही 10 साल की परमानेंट मतलब 10 साल की सर्विस करने के बाद परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करते थे। तो अब कह सकते हैं कि वुमेन ऑफिसर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, प्रमोशन भी मिलेगा जैसा कि उनके मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता है।
तो एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन है, हम लोग को इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और हाँ, इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो एक अगर समरी बोलूँ तो वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन किया जा रहा है, ये अब वो भी 10 इयर्स के बाद परमानेंट कमीशन हो जाएंगी। फ़िलहाल पहले ये सुविधा नहीं थी, ठीक है, और ये केसेस पहले से चल रहा है। एक छोटी सी हिस्ट्री बता दूँ तो 1994 में ये स्टार्ट हुआ था। वुमेन को 5 साल के लिए सर्विस करने का मौका मिलता था और आदमियों को 10 इयर्स का मिलता था, लेकिन बाद में इसको 1996 में शायद हटा दिया गया था। फिर ये केस इस पे चल रहा था और फाइनली 2020 में जाके वर्डिक्ट आया है, जो कि बहुत ही हिस्टोरिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि येस, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबको समान अधिकार है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा। अब आते हैं हम लोग इसी में ही बात करें तो वो कौन सी 10 स्ट्रीम है जिस पे ये परमानेंट कमीशन रूल अप्लाई होता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जज एंड एडवोकेट जनरल स्ट्रीम, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, तीसरा है इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग सर्विस करते हैं, आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एंड इंटेलिजेंस कॉर्प्स। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं, फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये लगभग सभी मेजर स्ट्रीम्स पे अप्लाई करता है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, तो ये कोरोना से जुड़ी है। तो अगस्त में इंडिया ने काफ़ी नए रिकॉर्ड बना लिए हैं कोरोना को लेते हुए। इंडिया में 20 लाख केसेस क्रॉस कर चुका है। ये मैं आपको जो डेटा दे रहा हूँ 10 अगस्त तक का है, फिलहाल ये डेटा और बढ़ चुका है और 40,000 लोग इंडिया में मर चुके हैं कोरोना के कारण, ठीक है। तो 20 लाख केसेस यानी प्लस केसेस हैं, 40,000 से अधिक डेथ्स हो चुकी हैं। अगर हम इसको और एनालाइज करें, जो कोरोना का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है 82% जो कोरोना केसेस है वो 10 स्टेट्स में लिमिटेड है। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स उसमें से केवल 10 स्टेट में सबसे ज़्यादा आपको केसेस मिलेंगे। महाराष्ट्र तो आप जानते ही हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका ये राजस्थान हो गया, दिल्ली भी बड़ा स्टेट है। अब तो यूपी एमपी भी काफ़ी आगे आ चुके हैं, गुजरात भी काफ़ी आगे ही चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना भी काफ़ी, तो आप देखिए तो मैंने काफ़ी मेन स्टेट्स अब गिना दिए। और हाँ, बिहार भी कहीं पीछे नहीं जा रहा है। तो इन सभी स्टेट्स में ये काफ़ी ऊपर चल रहा है। 50% जो ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम बात करें तो 50% जो शहर है वो उसमें जो है 66% का लोड है केस का। तो मतलब कि अगर हम जो भी कोरोना में बोले, जिन स्टेट्स में कोरोना है उनकी 50% सिटीज़ में मेजॉरिटी ऑफ केसेस है, इसको अगर ऐसे समझें हम। और जो नेक्स्ट बात है कि अभी हाल में ही PM केयर, अभी प्रधानमंत्री का जो केयर फंड है PM केयर, उसमें उसने अभी रिलीज़ किया PM केयर फंड ने जो अमाउंट, और उससे 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, इसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा, आप भी ये चीज़ याद रखिएगा। और टेस्टिंग की बात करें तो न्यूज़ रिपोर्ट जब मैंने इसको कंपाइल किया था उस समय से 2 करोड़ टेस्टिंग है। फ़िलहाल ये अब बढ़ के अगर आज की बात करें तो ये 3 करोड़ के ऊपर जा चुका है। इसे बता दूं कि इसमें RT-CPR और एंटीजन दोनों टेस्ट को जोड़ा गया है। RT-CPP नहीं है, RT-CPR। RT-CPR एक ज़्यादा ऑथेंटिक टेस्ट माना जाता है। एंटीजन टेस्ट उतना ऑथेंटिक नहीं है, उतना रिलायबल नहीं है, लेकिन सरकार दोनों को टेस्टिंग पे यूज़ करती है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को RT-CPR काफ़ी टाइम लेता है, ये इतना टाइम नहीं लेता है, ठीक है। अब आते हैं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो वो बढ़ के 66% हो गया है। रिकवरी रेट बढ़ने का अच्छा साइन है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एक बार प्लीज़ डेथ को देखिए। 40,000 लोग जिस देश में मर जाए तो उसको रिकवरी रेट पे इतना नहीं खुश होना चाहिए। तो हाँ, रिकवरी रेट ज़रूर ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो मर रहे हैं उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, एक इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि इंडिया में जो डेथ रेट है वो 1.99 है, जो घट रहा है। मतलब कि 2% था, 1.99 है, और देखते हैं कितना जाता है। और सरकार की पूरी कोशिश है वो 1% पे डेथ रेट ले आए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके लिए अभी मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में सरकार को काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और टाइम बहुत ही मुश्किल है इस समय देश के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और रिपोर्ट जो कोरोना से जुड़ी है, यूनाइटेड नेशंस ने निकाली है। इस रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। इस रिपोर्ट का नाम ज़रूर याद रखिएगा, एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। और ये रिपोर्ट जो है किसने रिलीज़ किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। तो UN ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है उसके मैं मेन फीचर बता दूं। तो इस रिपोर्ट का जो पहला मेन फीचर है कि दुनिया भर में
1.6 बिलियन लोग, ठीक है, लगभग 1.5 अरब से भी ज़्यादा लोग को इससे अफेक्टेड हुए, उनको इम्पैक्ट हुआ, उनको नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से। अगर मैं और न बताऊं तो 23.8 मिलियन, ठीक है, 23.8 मिलियन, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। ये बच्चों की अगर हम बात करें तो इन बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, स्कूल जा नहीं रहे हैं बच्चे घर पे हैं, लोगों के जॉब जा चुकी, तो उनके पेरेंट्स शायद अपने बच्चों को स्टडी कंप्लीट ना करा पाएँ। शायद अब बच्चे चाइल्ड लेबर की ओर जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट फिलहाल कह रही है। तीसरी चीज़ बताई जा रही है कि इसमें 86% जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल पे हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो, वो स्कूल के इससे ड्रॉप आउट में हो सकता है उनका, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जो पुअर कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो हमारे प्राइमरी एजुकेशन अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हम नंबर्स में जाएँ तो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जिस सेक्शन को बहुत नुकसान होगा, जो सबसे कमज़ोर वल्नरेबल है, वो हैं गर्ल्स। तो शायद गर्ल्स की पढ़ाई जल्दी छूटेगी, ऐसा यूनाइटेड नेशन का मानना है, वो दुनिया किसी भी हिस्से में बात करें। तो इनके अगर बेसिक फीचर्स को फिर से एक समरी कर दूँ तो 1.6 बिलियन लोगों को नुकसान हो सकता है, 23.8 मिलियन चिल्ड्रन ड्रॉप आउट ले सकते हैं, प्राइमरी की मेजॉरिटी तकरीबन 90%, 86% बच्चों को स्कूल की पढ़ाई छूट सकती है, और इसमें सबसे नुकसान देखा जाए अगर बच्चों में तो गर्ल्स को होने वाला है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड, और ये अभी अगस्त में रिलीज़ हुई है। तो इसको आप लोग चाहें तो नेट पे जाके देख सकते हैं। यस, अब आते हैं, अभी सरकार ने क्वारंटीन की नई गाइडलाइंस दी हैं ट्रैवलर्स के लिए। इस गाइडलाइन से तहत हम जाएँ तो जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है वो पहले 15 दिन का था, फिर घट के 10 दिन का हुआ, और फिलहाल ये सिर्फ 7 दिन का हो गया है। तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन 7 डेज़ का हो गया, मतलब कहीं भी लॉन्ग रूट के लिए अगर जर्नी पे जाते हो तो आपको 7 दिन का होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लेना पड़ेगा, आपको अलग होकर रहना पड़ेगा, चाहे कोरोना हो या ना हो। ये एक इनिशिएटिव है ताकि किसी और को इम्पैक्ट इसका ना होने पाए। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ केसेस में ये एग्जेम्पशन मिल सकता है हो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से, अगर वो अपना RT-PCR रिपोर्ट सबमिट कर दें तो उनको एग्जेम्पशन मिल सकता है, या उन लोगों को मिल सकता है जिनके घर में कोई डेथ हो गई हो, या प्रेगनेंसी हो, या कोई सीरियस इलनेस का केस हो, उनको भी इसमें सहूलियत मिल सकती है। तो ये जो नए क्वारंटीन रूल है, इसमें एक और बात बताएगी कि अगर आप ट्रैवलिंग करें तो उसके 72 आवर्स 72 घंटे पहले आपको रजिस्टर करना है, मतलब बोर्डिंग करने से 72 घंटे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, तकरीबन 3 दिन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, सरकार ने अभी हाल में ही जो अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये सरकार ने, ये जो बहुत ही काफ़ी उत्साही स्कीम थी जब कोरोना आया था, इसको लेकर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY जो स्कीम लॉन्च की है, इसके रिपोर्ट के मैं कुछ मेन फीचर्स बताने की कोशिश करूँगा। इसकी रिपोर्ट जुलाई की जो आई है, और ये जो स्कीम है ये कोरोना काल में गरीब जनता को अनाज बांटने की कोशिश की ताकि उनका कल्याण हो सके। तो मैं उसकी बात बता दूँ कि इसमें फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ग्रेन्स की बात की थी कि इसमें आपको चावल, दाल, आटा, ये मतलब या गेहूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और चने भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसकी एक मैं रिपोर्ट की कुछ हाईलाइट बता रहा हूँ। पूरी रिपोर्ट आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, आप लिखिएगा PMGKY जुलाई रिपोर्ट, आपको .PDF मिल जाएगी रिपोर्ट। तो पहली चीज़ क्या है कि 40% ऑफ बेनिफिशियरीज़ को फ्री गेन मिला ही नहीं है। तो 40% लोग जिनको मिलना चाहिए था गरीबों को, उनको ये नहीं मिला है। इसकी कहानी कि जब कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ, तो कई लोगों की जॉब चली गई थी, और जो फूड है वो नहीं उनको मिल पा रहा था, ठीक है। तो अब उसको देखते हुए सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी, अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, इसका एक ग्लूमी फिगर है कि 40%, ये तकरीबन आधे से थोड़ा कम लोगों को फ्री गेन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ कि ये जो अपने देश में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उनमें से आधे के लमसम, आधे से थोड़े कम, मतलब 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने अभी तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं है। नाउ इट इज़ सो इडियोटिक, 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। तीसरा, सिर्फ 6% लोगों को चना डिस्ट्रीब्यूट किया है। सरकार ने कहा था ना कि वो जब राशन देगी तो 5 किलो वाला राशन पर हेड, उसमें 1 किलो चना भी देगी पर मंथ, तो वो चना ही सिर्फ 6% लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब 94% लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। और अगली बात करें,
अप्रैल जून में 81% लोगों ने अनाज रिसीव किया था PM यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, लेकिन जुलाई में घट के 61 मतलब 20% का भारी लॉस हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक लीक है, एक लूप होल है सिस्टम में, जिसको आप ये रिपोर्ट थ्रू देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सरकार इस रिपोर्ट पे ज़रूर एक्शन लेगी। और जो सबसे ख़राब परफॉर्मिंग स्टेट है, अभी मैंने कहा ना वो 11 स्टेट कौन से, तो मैं ख़राब परफॉर्मिंग स्टेट्स का नाम बता दूँ तो वो है पंजाब, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। मैंने शॉर्ट में लिखा है पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। तो लैगर्ड स्टेट कौन से? पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। और साथ ही जो फ्लड हिट स्टेट जहाँ पे बाढ़ आई है वो है आपके आसाम, जहाँ पे सिर्फ 21% लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, और दूसरा है बिहार जहाँ पे 51% लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये भी एक बहुत ही ख़राब फिगर है। तो आप ये देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो रिपोर्ट आई है ये रिलीज़ हुई है जुलाई में। ये अगस्त में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जुलाई की रिपोर्ट है जो अगस्त में रिलीज़ हुई इनफैक्ट। ठीक है, अब आते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। तो फार्म इंफ्रा स्कीम अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है भारत सरकार ने, और इसके तहत ये एक नई तरह की फाइनेंसिंग स्कीम है। इसके तहत सरकार 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस्टेब्लिश करेगी, और इसका मेन मकसद है कोल्ड स्टोरेज को, डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को, ताकि जो किसान है उसके अनाज की उसको सही रकम मिल सके। तो एक बहुत ही अप्रिशिएटिव कदम है, इसको बहुत तारीफ़ करनी चाहिए कि सरकार अब डिस्ट्रीब्यूशन की, सेल्स की और कोल्ड स्टोरेज की बात कर रही है। फ़िलहाल इंडिया में फूड वेस्ट बहुत होता है, 40% ऑफ फूड हमारे देश में वेस्ट होता है, तो ये एक अच्छा कदम है। साथ ही साथ भारत सरकार जो है वो 6th इंस्टॉलमेंट जो PM किसान PMKISAN उसका 6ठी इंस्टॉलमेंट, आपको बता दूँ भारत सरकार 6,000 रुपये हर किसान को देती है, यानी 500 रुपये पर मंथ। ये 3 पार्ट में मिलता है 4 महीने के इंस्टॉलमेंट में, और उसकी जो 6ठी किश्त है वो 17,000 करोड़ की दी जा रही है। तकरीबन 8.5 करोड़ फार्मर्स को, तकरीबन 8.5 करोड़ किसानों को सरकार अब 6ठी इंस्टॉलमेंट देगी, जिसका कुल लागत है 17,000 करोड़। और जो सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की है फार्म इंफ्रा स्कीम, इसके तहत किसानों को उनको कोल्ड स्टोरेज में प्रॉपर सेटअप के लिए और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए जो है सरकार तकरीबन 1 लाख करोड़ का फंड इस्टेब्लिश करेगी। इससे किसानों को अच्छी फैसिलिटी तो मिलेगी, साथ ही उनको वैल्यू भी अच्छी मिलेगी उनके जो भी उपज होगी। ओके, अब मैं एक लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। फूड विजन 2050 प्राइज़, तो फूड विजन का प्राइज़ किस संस्था को मिला है, वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे देश को मिला है। वो नंदी एक NGO है उसको मिला है, और नंदी को फूड विजन के लिए जो प्राइज़ मिला है उसको, पहले बात तो मैं फूड विजन प्राइज़ के बारे में बता दूं कि फूड विजन प्राइज़ जो है इसका जो फ्रेमवर्क है वो ABCDEFGH, ये काफ़ी बहुत ही सीक्वेंस में है ABCDEFGH। तो इसको मैं अगर डिकोड करूँ तो A स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, B से बायोलॉजी, C से कंपोस्ट, D से डिसेंट्रलाइजेशन, E से एंटरप्रेन्योरशिप, F से ग्लोबल मार्केट, इसमें शायद F मिस हो गया है, H से हेड स्टैंड। और ये जो अवार्ड है फूड विजन प्राइज़ 2050 ये नंदी फाउंडेशंस को दिया गया है। तो प्लीज़ आप ये याद रखिएगा, फूड विजन प्राइज़ नंदी फाउंडेशन को दिया गया है। इन्होंने अराकोनॉमिक्स मॉडल लॉन्च किया था, ये महाराष्ट्र की कंपनी और जो फाउंडेशन है मीन्स NGO है। नंदी फाउंडेशन ने क्या किया है कि इसने ट्राइबल फार्मर्स को साथ मिलकर काम किया है और उनको प्रॉफिट देने की कोशिश की है अपने अराकोनॉमिक्स मॉडल से, ताकि वो जो भी चीज़ें जो भी फार्मिंग करते हैं वो रीजनरेटिव हो, मतलब उनको फार्मिंग में सपोर्ट किया है ताकि वो उससे कुछ ना कुछ रीजनरेट मतलब कुछ ना कुछ और बना सकें और उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो नंदी फाउंडेशन ने बहुत ही शानदार काम किया है और उसकी जो इकोनॉमिक्स मॉडल उसका नाम है अराकोनॉमिक्स। इसको याद रखिएगा, अराकोनॉमिक्स। ये पुणे में ये इस्टेब्लिश्ड है, महाराष्ट्र की फर्म है नंदी, NAANDI, नांदी भी बोल सकते हैं इसको आप। और आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इसका पार्ट 3 मैं बहुत जल्द लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इट।